मित्रों, आज हमारा हिंदी साहित्य में वैकल्पिक विषय को आधार बनाते हुए निम्न टॉपिकों पर हम अपना जो व्यू है उसको हम प्रस्तुत करेंगे। और ये व्यू आपने जैसे कि थंबनेल पर देखा ही होगा कि हिंदी साहित्य में कौन सा कवि प्रथम है, कौन सी रचना प्रथम है, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, या हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है आदि चर्चाओं को हम बड़े गहनता के साथ और मार्मिक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप इनको बढ़िया ढंग से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अपने एग्ज़ाम में सफल होइए। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं हम। हिंदी का प्रथम कवि क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। उनका नाम क्या था? शहरपाद। कौन सी सदी के थे? 8वीं सदी के। 8वीं सदी के कवि जिनका नाम शहरपाद था, वो हिंदी के कौन से कवि थे? हिंदी के प्रथम कवि थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना सबकाचार है। कौन सी है? सबकाचार। सबकाचार है। और सबकाचार को लिखा किसने है? तो कवि देवसेन ने लिखा है। लेकिन यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हिंदी के प्रथम कवि शहरपाद हैं और हिंदी की प्रथम रचना सबकाचार है। तो दोनों अलग अलग है, इन्हें ध्यान में रखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है। नहुस। क्या नाम है? नहुस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नहुस हिंदी का कौन सा नाटक है? तो उत्तर होगा आपका प्रथम मौलिक नाटक। और तीसरे प्रकार से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहुस के लेखक कौन हैं? तो नहुस जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, उसके लेखक गोपाल चंद जी हैं। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। गोपाल चंद गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। उन्होंने नहुस नाटक की रचना की, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना। उन्होंने नहुस की रचना 1857 ईस्वी में की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा नाटक माना है। अब दूसरा माना है तो इसके बाद तीसरा भी माना होगा। तो तीसरा नाटक किसको माना है हिंदी का? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने ही नाटक को तीसरा हिंदी का प्रमुख नाटक माना है। उसका नाम क्या है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का अपना तीसरा प्रमुख नाटक माना है? उसका नाम है विद्यासुंदर। क्या नाम है? विद्यासुंदर। तथा श्रीनिवास दास कृत तत्वासंवरण। क्या नाम है नाटक का? तत्वासंवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। किसने माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। लेकिन कुछ विद्वान हैं जैसे कि रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह। कहाँ के हैं? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह। उन्होंने हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन को माना है। किसको माना है? आनंद रघुनंदन को। चलिए और भी हम विशेष जानकारी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं रोचक तत्वों के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनको ही हम नाटक का जनक मानते हैं और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी मानते हैं। क्योंकि भारतेंदु जी से पहले जो भी नाटक लिखे जाते थे, वो नाटक
तो थे, लेकिन उनमें नाटक कला का क्या था, अभाव था। वो कॉपीराइट थे, ये मान लीजिए, संस्कृत से कॉपी करते थे और हिंदी में पेस्ट कर देते थे। तो संस्कृत के अनुवाद थे। जैसे कुछ काम नाम बताते हैं आपको। जैसे प्राणचंद्र चौहान थे, उन्होंने नाटक लिखा था, उसका नाम था रामायण महानाटक, और उसको लिखा था 1610 में। ऐसे ही दूसरे कवि थे, उनका नाम था उदय। क्या नाम था, कवि उदय। उन्होंने भी एक नाटक लिखा जिसका नाम था हनुमान नाटक। उन्होंने 1864 में लिखा, जो कि पद्यात्मक था। पद्यात्मक अभी हम बताएंगे कैसे होता है। पद्यात्मक देखिए, जैसे कविता कविता होती है पद्यात्मक। जैसे माखन लाल चतुर्वेदी की हम कुछ कविताएं आपको सुनाते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। तो ये क्या है, एक पद्यात्मक है। तो इसी को कवि उदय ने हनुमान नाटक लिखा था, तो पद्यात्मक शैली में लिखा था। और भी एक दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे गोपाल चंद गिरधर दास ने इसके बाद में लिखा नहुस 1857 में। और 1857 को हम बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं। कैसे जानते हैं कि हिस्ट्री में 1857 को बहुत अच्छा महत्व। 1857 की क्रांति, जो भारत की एकमात्र ऐसी विचित्र क्रांति थी जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे। 1857 की क्रांति में आपने वीरांगनाओं, मतलब नारी शक्ति को भी देखा होगा। जैसे कि झांसी में आपने झांसी की रानी को, और भी तमाम जागरूक लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए थे। तो 1857 से आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि 1857 की क्रांति हुई थी। उसी टाइम पे गोपाल चंद गिरधर दास ने अपना नाटक नहुस को प्रकाशित कर दिया था। और गोपाल चंद गिरधर दास कौन थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे। और इसके बाद अगले नाटक की कड़ी में हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी अपना नाटक लिखा 1863 में, जिसका नाम था प्रथम विजय। इसके बाद अगली कड़ी में हम देखते हैं शीतला प्रसाद। शीतला प्रसाद थे, एक लेखक थे, उनका नाम था शीतला प्रसाद, और उन्होंने अपना नाटक 1868 में लिखा जिसका नाम जानकी मंगल था। राजा लक्ष्मण सिंह भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने नाटक शकुंतला को प्रकाशित किया। इसके बाद इसी कड़ी में श्री निवास दास ने तत्वा संवरण नाटक को लिख डाला। और इस प्रकार से जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं वो भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने सबको पीछे करते हुए अपना नाटक निकाला जिसका नाम विद्या सुंदर था। को क्या नाम था, विद्या सुंदर। और उस बता भी चुके हैं उन्होंने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने स्वयं अपने नाटक को इस नाटक कड़ी में चौथा नाटक माना। प्रथम नाटक अपने पिता का नहुस का 1857 में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक जो लिखा था वह पंचाशिका, कौन सा, पंचाशिका का अनुवाद था। क्या था, पंचाशिका का अनुवाद था। आप देख लेते हैं हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने अपना योगदान 6 जनवरी 1885 तक वाराणसी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत में दिया। इनका महत्वपूर्ण कार्य अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा आदि रचनाओं से है। इतना ही नहीं, इन्होंने इतना योगदान दिया हिंदी साहित्य में। इनकी कुछ पंक्तियां हम आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है, अंगरा निज भाषा उन्नति है सभी उन्नति को मूल, और निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। वाह भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दूसरा, अंग्रेज राज साज सजे सब भारी, जो धन विदेश चलो जात। इस प्रकार से भी पंक्तियाँ लिखी हैं।
और एक तो बहुत ही फेमस पंक्ति है, इसको आप अनप्रास अलंकार में प्रयोग करते हैं, सुना होगा शायद आपने। तट तमाल तलबर तर बहु छाए, किसकी पंक्ति है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। कौन सा अनुप्रास, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कुछ अचंभा हुआ? हाँ, बस पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में बहुत रोचक बातें हैं, उनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आता है आपको तो बताइए। चलो हम बताते हैं। मैं बताता हूँ आपको, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। चलिए, परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या है? तो परीक्षा गुरु को किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने। किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने। किसने? श्रीनिवास दास ने। चलो अब हम उपन्यास के बारे में भी कुछ रोचक तत्वों को जान लेते हैं। चलिए, वैसे तो हिंदी उपन्यास का प्रारंभ हम मान सकते हैं कि पाश्चात्य देशों से हुआ है, लेकिन पाश्चात्य देशों ने जितना हमें उपन्यास में दिया है, हमने उनको ब्याज सहित वापस किया है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम सत्य कहते हैं। सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, और नहीं भरोसा है तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए और उसमें देखिए, आपको अचंभा होगा कि जो पश्चात लिखते थे वो बस बुनी बुनाई का अपने उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। चलिए, इन बातों को हम बाद में करेंगे, उपन्यास का एक नया वीडियो बनाएंगे, तब हम विस्तार से बताएंगे आपको। वैसे भी हम आपको हिंदी का प्रथम उपन्यास बता रहे थे, उसके बारे में। परीक्षा गुरु को 1882 में लिखा, और हमने उपन्यास की परंपरा बांग्ला और पाश्चात्य देशों से ग्रहण की। पहले उपन्यास जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि लेखकों ने बांग्ला में उपन्यास लिखे, और हिंदी ने उन्हीं बांग्ला उपन्यासों को आधार बनाकर उपन्यास का आविर्भाव 19वीं सदी के अंतिम चरण में किया। लेकिन इसके बाद फिर उपन्यास में जो एक विकास हुआ और उपन्यास अपने चरम पर पहुंचा, तो उसमें प्रमुख प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं परीक्षाओं में कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है। पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा इस प्रकार से बनता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन, किसने माना है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किस सन में लिखा गया। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास मानिए रानी केतकी की कहानी है, और इस कहानी को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। तो इन सभी जो विचार, जो आपके दिल में अरमान उठ रहे होंगे कि ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इन सभी को हम बताएंगे बढ़िया बिंदास तरीके से और ट्रैक के माध्यम से। एक बार पढ़ोगे आप, जिंदगी भर याद रहेगा, गारंटी हमारी है। उपन्यास की बारी है, गारंटी हमारी है। चलिए, तो फिर आगे हम लाइन से देख लेते हैं सभी को एक झलक, और इसके बाद फिर ट्रैक के आपको उपन्यास आज हम रटा देंगे। चलिए, जैसे कि रानी केतकी की कहानी, ये कहानी नहीं उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। रानी केतकी की कहानी ये 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं शिव नारायण श्रीवास्तव। कौन मानते? शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव किसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं? तो रानी केतकी की कहानी। अब दिमाग में लग रहा होगा कि रानी की केतकी की कहानी जो उपन्यास है उसे लिखा किसने? तो उसको लिखा है ईसा अल्लाह खान। किसने लिखा? ईसा अल्लाह खान। तो ईसा अल्लाह खान की जो रानी केतकी की कहानी है, जो 1803 में
लिखी गई है उसको शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। अब दूसरा देखते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी। ये भी क्या है, एक उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ है, 1870 में। क्या, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 में। इसे किसने माना है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो इसे गोपाल राय ने माना है हिंदी का प्रथम उपन्यास। किसने माना है, गोपाल राय ने। ये किसने लिखा है, देवरानी जेठानी की कहानी 1870। ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास लिखा किसने है, तो पंडित गौरी दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है, पंडित गौरी दत्त ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, गोपाल राय ने। अब बढ़ते हैं अगले। अब आता है भागवती उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास भागवती 1877। किसने माना है भागवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो सिद्धाराम फुलेरी का लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसका नाम है भागवती। भागवती को लिखा किसने, सिद्धाराम फुलेरी ने। और हिंदी को सिद्धाराम फुलेरी कृत भागवती जो कि 1877 में लिखा गया है उपन्यास को प्रथम उपन्यास किसने माना है, तो विजय शंकर मल्ल ने। किसने, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने सिद्धाराम फुलेरी का भागवती उपन्यास जो कि 1877 में लिखा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सिद्धाराम फुलेरी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धाराम फुलेरी को आप जानते हैं? अगर जानते हैं, उनके बारे में सुना है या अभी पहली बार सुन रहे हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए हम बताते हैं रोचक कहानी। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप सिद्धाराम फुलेरी को रोज़ याद करते हैं। कैसे, ये कैसी अजीब बात है। हाँ बिल्कुल, आप सुबह शाम याद करते होंगे। क्या बात करते हो, नहीं सही बोल रहे हैं हम, बिल्कुल। आपको लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, सत्यता को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से बोल रहे हैं, आप सुबह पूजा करते होगे, पूजा मतलब वर्शिप, शाम को भी पूजा करते होगे वर्शिप भगवान के सामने, तो आप एक आरती गाते होगे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। गाते हो ना, नहीं गाते हो, गाते हो, नहीं गाते हो, गाते हैं। तो समझ लीजिए आरती सिद्धाराम फुलेरी जी की लिखी हुई है, जिसे हर हिंदू लगभग सभी हिंदू गाते हैं। तो इतने महान व्यक्तित्व हैं और उनका उपन्यास क्या है, भागवती। और उनको नहीं जानते हो, आप जान गए हो, बस याद कर लीजिए। और इनके उपन्यास को किसने माना है, तो विजय शंकर मल्ल ने माना। क्या माना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उपन्यास हमने कहाँ से ग्रहण किया है, पश्चिम से। और हिंदी ने उपन्यास कहाँ से ग्रहण किया है, बांग्ला से। बांग्ला में पहले उपन्यास कौन लिखते थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो आप सुने ही होंगे, हिस्ट्री में इनका काफ़ी योगदान है, जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं राष्ट्रगान को। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाबी सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आस मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाला श्रीनिवास दास
ने लिखा है परीक्षा गुरु। चलिए आप बताइए, हम बता चुके हैं आपको कि परीक्षा गुरु कब लिखा गया, याद नहीं है? अरे कैसा बात करते हो आप, याद 1882। कौन से सन में? 1882 में। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत अच्छी किताब लिखा, बहुत ही अच्छी। उनके नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतनी गजब की किताब है। कुल मिला के इतना मान लीजिए कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसका बेड़ा पार हो गया है। इतने प्रभावशाली आदमी थे, अपने युग के महानतम आदमियों में से एक थे। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रकांता। चंद्रकांता बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास, इतना इम्पोर्टेंट उपन्यास, इतना इम्पोर्टेंट उपन्यास कि इसको चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बांग्ला भाषियों ने हिंदी सीखी थी। समझ रहे हो? इतना गजब का उपन्यास था। हिंदी भाषी भी हिंदी नहीं सीखते हैं, लेकिन चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बांग्ला भाषियों ने हिंदी सीखी थी। इतना क्रेज था चंद्रकांता उपन्यास का। इसको लिखा गया था 1888 में, और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना श्री कृष्ण लाल ने। किसने माना? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। अब मन में तुम्हारे प्रश्न आ रहा होगा, हम जानते हैं आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? कि चंद्रकांता इतना उपन्यास फेमस है, इतना क्रेज था कि बांग्ला भाषियों ने हिंदी सीखा, तो इसको लिखा किसने था आखिर? तो चंद्रकांता को लिखा था देवकी नंदन खत्री ने। किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री ने। ये तो परीक्षा में आता ही है, किसी भी परीक्षा में, मान लो नेट में, जेआरएफ में, पीजीटी, टीजीटी में, वनडे एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है कि चंद्रकांता। फिर मिलाना होता है कि चंद्रकांता उपन्यास कब लिखा गया? 1888, 1882, 1870, 1877। तो इनको याद कर लीजिए कि 1882 होगा तो परीक्षा गुरु होगा, 1888 होगा तो चंद्रकांता होगा, 1877 होगा तो भागवती होगा, और 1870 होगा तो देवरानी जेठानी की कहानी होगा, और 1803 होगा तो रानी केतकी की कहानी होगा। सभी उपन्यास है, इनको बिल्कुल कंठ से याद कर लीजिए। देवकीनंदन खत्री कृत उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता है। इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए, किसी को याद करो या ना करो। देवकीनंदन खत्री कृत चंद्रकांता उपन्यास 1888 में प्रकाशित हुआ, और इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? श्री कृष्ण लाल ने माना। बस इतना याद कर लीजिए, समझे दोस्त? देखते हैं अगले उपन्यास को। अगला उपन्यास है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वाह, भारतेंदु हरिश्चंद्र में भी उपन्यास लिखा है, और उनका उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसने? लग रहा है अजीब। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अरे भैया, माना है तो उस उपन्यास का नाम तो बताओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास है, चलो हम नाम बता देते। उस उपन्यास का नाम है पूर्ण प्रकाश। क्या नाम? पूर्ण प्रकाश। अच्छा नाम है, हाँ याद कर लीजिए। तो पूर्ण प्रकाश उपन्यास जो है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। पूरा नाम क्या है उसका? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। किसका उपन्यास है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अच्छा, माना तो है। अब ये बताइए, आपको यह बताना है कि चंद्र प्रभा जो उपन्यास है वो है किस सन में प्रकाशित हुआ? तो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा एक ही नाम है पूरा, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा पूरा एक नाम है। यह 1889 ईस्वी में लिखा गया, और इसका इसका लेखन कार्य, यह उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। चलो उपन्यास से संबंधित कुछ और तथ्य हम जान लेते हैं। अब जानना ही है तो जान लेते हैं, और इतना पढ़ लेते हैं बहुत धीमे धीमे कि कोई भी एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। आप चाहें तो आपको ये ना लगे कि एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम ले रहा है। आप तो बैठे और आपको ये लगे कि मैं एग्जामिनर का एग्ज़ाम ले रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब नंबरों की बौछार होती है। नहीं, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी नंबर ठीक ही ठाक हैं। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छे हैं। जब देखोगे फिसल जाओगे। उपन्यास को
तीन श्रेणी में बांटा गया है। एक प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद उत्तर उपन्यास। आप जानते हो उपन्यास सम्राट कौन? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। चंद्र नहीं, चंद, प्रेमचंद। कौन? ध्यान देना, प्रेमचंद्र नहीं, जैसे हरिश्चंद्र नहीं। हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र है, लेकिन हरिश्चंद्र वाला द्रा रा नहीं है। यहाँ प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट किसे बोलते हैं? मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, आपको एक बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का कोई एक उपन्यास बता जो आप जानते हो, उसके बारे में आप बताएं। चलिए हम ये बता देते हैं। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास जो बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? गोदान। अब हम आपसे कहेंगे कम से कम गोदान एक बार पढ़ें, और गोदान में जो विशेषता है, जो आपके मतलब बुद्धि का विकास करता है, जो आपके माइंड का डेवलपमेंट करता है, वो गोदान से अलावा कोई ना तो फिल्म कर सकती है, ना कोई सीरियल कर सकती। गोदान एक बार पढ़िए और उसको मनन करिए, चिंतन करिए, फिर आपकी बुद्धि की अलग ही विकास होगा। नंबर 1 का गोदान है। कौन सा उपन्यास है? गोदान है। गोदान में बहुत प्यारी एक ग्रामीण लोग की कहानी है, एक शहरी लोग की कहानी, दोनों को मर्ज किया गया है, कहीं कहीं छोड़ भी दिया गया है। इसका ब्रीफ बता रहे हैं हम थोड़ा आपको। और बढ़िया एक ग्रामीण किसान की कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो गोदान है वो किसान की करुण कहानी है। तो आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो तब तो आप 100% गोदान जरूर पढ़ें, और अगर आप शहरी भी पृष्ठभूमि से हैं तो आप ग्रामीण दर्शन करने के लिए एक बार गांव मत जाएं, घर पर रहें और गोदान जरूर पढ़ें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, गोदान पढ़ें। अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेना चाहते हैं, गोदान पढ़ें, बहुत अच्छा उपन्यास है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था वो आपका हो गया परीक्षा गुरु, श्री निवास दास जी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी की प्रथम आत्मकथा। प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो प्रथम आत्मकथा है आर्ध कथानक, बनारसी दास जैन ने लिखी है। क्या नाम है आत्मकथा का? आर्ध कथानक। लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। आर्ध कथानक क्या है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। किसने लिखा है? बनारसी दास जैन ने लिखा है। बनारसी दास जैन किसके लेखक हैं? हिंदी की प्रथम आत्मकथा, और उसका नाम क्या है? आर्ध कथानक। क्या नाम है? आर्ध कथानक। आर्ध कथानक के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। इतनी बार रिवीजन हमने करा दिया, अभी 2 मिनट में कम से कम 10 बार। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। अब हम आत्मकथा के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा करते हैं और आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। बस वेट करिए 2 सेकंड का। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक बहुत इजी सवाल है, आसान। आत्मकथा किसे कहते हैं? आप हमें साधारण शब्दों में बता दो। आत्मकथा किसे कहते हैं? वो वाह, समझ गए बेटा। चलो देख, बहुत अच्छे, जो समझ रहे हो वही समझे हैं आप, बिल्कुल सही समझे हैं आप। आत्मकथा, अगर जैसे कि थोड़ा हम अगर आत्म संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद कथा, संधि विच्छेद आत्म मतलब अपने विद्यार्थी कहानी, विद्या धन अर्थी। विद्या मतलब विद्या का, अर्थी मतलब चाहने वाला। विद्यार्थी का सीधे शब्द विच्छेद हो जाता है विद्या को चाहने वाला। जो विद्या को चाहता है उसे बोलते हैं विद्यार्थी। विद्यालय, विद्या का घर, जहाँ विद्या सिखाई जाती है उसे बोलते हैं विद्यालय। इसी प्रकार हम आत्मकथा का भी थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो आत्मकथा, आत्म मतलब स्वयं, और कथा मतलब कहानी। स्वयं की कहानी, स्वयं की कहानी लिख देना, क्या हुआ? आत्मकथा। आत्मकथा जैसे इसका इंग्लिश वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स स्वयं,
बायोग्राफी मतलब लिखना। जीवन, बायो मतलब होता है जीवन, ग्राफी मतलब होता है लिखना। ऑटो मीन्स स्वयं, बायो मीन्स जीवन और ग्राफी मतलब लिखना। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं के बारे में लिखना। जो स्वयं के बारे में लिखता है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑटोबायोग्राफी। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? आत्मकथा। ये आपकी बिल्कुल सिंपल जेन्युइन परिभाषा है और बहुत मस्त परिभाषा है। अब हम और भी पढ़ते हैं इसके विस्तार से। इससे पहले जैसे हमने विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी किया था, तो इसमें आपको एक दिया गया है कि विद्याधन अर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। कितनी कितनी संधि होती हैं? स्वर संधि होती हैं दो। दो मतलब संधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि। मतलब संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि होती है कितने प्रकार की? पांच प्रकार की। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि होती है। तो इतना तो हम बता रहे हैं, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्यार्थी में स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि है? दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि यण है कि आदि? यह क्वेश्चन आपको बताना है। देखते हैं आपका व्याकरण कितना अच्छा है। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे लेवल पर, आगे की बातें आपके साथ करते हैं आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा क्या है? जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का क्रमशः विवरण स्वयं लिखता है। क्रम से लिखता है, जैसे कि आगे बच्चा पैदा हुआ, फिर वो जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हो गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसने अपना इस धरती पर 30 साल योगदान दिया और उसके बाद निकल लिया। ऐसे ही जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं को क्रम से सजाता है और लिखता है, तो इस विधा को हम आत्मकथा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा से कुछ बातों का हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसी ने लिखा तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? उसके विचारधारा कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है और उसकी युगीन परिस्थितियाँ कैसी है। समझे कुछ? जैसे हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, उसमें देखना आपको विचारधारा, दृष्टिकोण और युगीन परिस्थिति सभी के दर्शन हो जाएंगे। बस लान छोटी है लेकिन सब कुछ बता देगी वो। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता के हम कुछ लाइनें आपको बताते हैं। जैसे सुनिए, बहुत मार्मिक कविता है। चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। क्या कविता है! इस कविता ने विचारधारा, दृष्टिकोण और युगीन परिस्थिति सभी पर एक साथ बल दिया है। इसी प्रकार से आत्मकथा भी क्या करती है? अपने समय के हस्ताक्षर करती है। अपने समय का क्या करती है? हस्ताक्षर करती है, और वही आत्मकथा होती है। लेखक अपने समय की विचारधारा को और दृष्टिकोण को एक विशिष्ट अनुपात में मिलाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे आने वाले पीढ़ियों को सीख मिल सके। चलिए, हम बता ही चुके हैं आपको कि बनारसी दास कृत अर्धकथानक हिंदी के प्रथम आत्मकथा है, और इन्होंने जीवन के 55 वर्षों का सच्चा विवरण इसमें प्रस्तुत किया है। इनके बाद लिखा है सत्यानंद अग्निहोत्री ने। क्या लिखा है? मुझमें देव जीवन का विकास। सत्यानंद अग्निहोत्री ने जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम है मुझमें देव जीवन का विकास। इतना ही नहीं, स्वामी दयानंद ने भी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है जीवन चरित्र। क्या नाम है स्वामी दयानंद की आत्मकथा का? जीवन चरित्र।
मुंशी प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा लिखी है, उसका भी नाम है जीवन सार। मुंशी प्रेमचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? जीवन सार। बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि आपको कहीं और मिलने की कल्पना भी मत करिए। हाँ, मिल तो सभी जाएगा, लेकिन मेहनत भी तो लगेगी। आगे देखिए, जानकी देवी बजाज का नाम सुना है? सुना है आपने जानकी देवी बजाज का नाम? नहीं सुना है? बहुत वनडे एग्जाम में तो इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला आत्मकथा लेखक कौन है। क्या लिखा है, क्या लिखा जाता है, मतलब क्या पूछा जाता है कि प्रथम महिला आत्मकथा लेखक कौन है, तो उनका नाम क्या है? जमुना लाल बजाज, सॉरी जानकी देवी बजाज। क्या नाम है? जानकी देवी बजाज। उन्होंने आत्मकथा लिखा है जानकी देवी बजाज ने, उसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा को किसने लिखा है? जानकी देवी बजाज ने। कब लिखा है? 1956 में। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने पति की मृत्यु तक की जीवन घटनाओं को संकलित करके लिखा है। किस नाम से लिखा है? मेरी जीवन यात्रा। और मेरी जीवन यात्रा किसकी है? आत्मकथा जानकी देवी बजाज की है। कब लिखा है इन्होंने जानकी देवी बजाज ने? 1856। अब इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, वो भी आत्मकथा है, उसके बारे में हम बताते हैं। चलिए, आप लोग ये क्वेश्चन बताएं। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा किसने लिखा? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी हमने बताया था आपको, मेरी जीवन यात्रा किसकी थी? जानकी देवी बजाज की। जानकी देवी बजाज कौन है? हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखक। अब आपको बताना है कि मेरी जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा किसने लिखा है? बता सकते हैं क्या आप? 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। इसका उत्तर आया है कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं आया? चलो हम बताते हैं। मेरा जीवन प्रवाह लिखा है वियोगी हरि ने। किसने लिखा है? वियोगी हरि ने। किस भाषा में लिखा है? परिनिष्ठ भाषा शैली में। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक आत्मकथा लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका आत्मकथा का नाम है सत्य की खोज। क्या है? सत्य की खोज। और एक नाम तो आप बहुत जानते होंगे, बाबू गुलाब राय। चलिए क्वेश्चन बता दीजिए, बाबू गुलाब राय ने कौन सी आत्मकथा लिखी है जो बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा? आपको बताएंगे, आप हंसी से उछल पड़ोगे कि ये तो हम जानते थे, विस्मृत हो गया है। अब आप जरूर देखोगे। चलो, तो बाबू गुलाब राय ने लिखा है मेरी असफलता है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी असफलता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या नाम है? सत्य की खोज। इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। राहुल का नाम तो सुना ही होगा। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। अपने विद्रोही स्वभाव और यायावर प्रवृत्ति के लिए जाने जाने वाले प्रमुख लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्य। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं यशपाल जी को। यशपाल जी की आत्मकथा का नाम बताएं आप। क्या नाम है? सिंहावलोकन। क्या? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन। क्या नाम है? सिंहावलोकन। सिंह प्लस अवलोकन मतलब सिंहावलोकन। और इनकी विशेषता क्या है? ये राजनीतिक विचारों की प्रमुखता है।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो कमलेश्वर का एक बहुत ही अच्छी, बहुत पूछा जाता है। कितने पाकिस्तान, किसकी रचना है? काका कमलेश्वर, किसकी है? कमलेश्वर की। कितने हैं पाकिस्तान? तो कमलेश्वर की आत्मकथा का नाम बताना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी आत्मकथा है। लिखा इन्होंने है गर्दिश के दिन। अभी आपके भी चल रहे होंगे हमारे तो चल ही रहे हैं। आपके गर्दिश के दिन है कि नहीं है? हाँ, तो गर्दिश के दिन किसने लिखा है? कमलेश्वर ने। कब लिखा है? 1980 में। दूसरा इनका और आत्मकथा देखो, जो मैंने जिया, जो अभी तुम जी रहे हो ऐसे ही इनका नाम भी है अगली आत्मकथा का, जो मैंने जिया। कब लिखा है? 1992 में। अगला यादों का चिराग, 1997 में। और इसी कड़ी में उन्होंने अगली भी आत्मकथा लिखा है, चलती हुई नदी, 1999, जो कि 4 खंडों में प्रकाशित हुई। समझ में आ रहा है? अब आइए राम दशरथ नहीं, राम दरस मिश्र। उन्होंने आत्मकथा लिखा है, उसका नाम है सहचर है समय। नहीं कहते समय साक्षी है, ऐसे ही उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सहचर है समय। 1991 में लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवेश को जनता और लेखकों के सामने जो संघर्ष की लकीर थी, उसको लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने अपने इस आत्मकथा में इन सभी का नियोजन किया है। इसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट, 1000 बार मान लीजिए इम्पोर्टेंट 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 इम्पोर्टेंट। तो इतना इम्पोर्टेंट, हाँ, आत्मकथा में इनसे क्वेश्चन बनता ही। किनसे बनता है? ये जो हम नाम बता रहे हैं, नाम है हरबंश राय बच्चन। क्या नाम है? हरबंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। हाँ हाँ, मान सकते हैं, आप जानते हो। उनकी आत्मकथा के बारे में बताइए। तो हरबंश राय बच्चन की आत्मकथा स्मृति यात्रा यज्ञ। कौन सी? स्मृति यात्रा यज्ञ। इससे क्वेश्चन कम बनता है। बनता किससे? अगली दूसरी गाय। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। देखो क्या नाम है उसका? स्मृति यात्रा कितने में? 4 खंडों। ये जो 4 खंड है, इनसे क्वेश्चन बनता है। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत क्वेश्चन बनता है। क्या भूलूं क्या याद करूं। कब प्रकाशित हुई थी आत्मकथा? 1969 में। किसकी आत्मकथा है? हरबंश राव बच्चन। दूसरी, नील का निर्माण फिर फैल, कब प्रकाशित हुई? 1900 कितने में? 76 में। 1976 में। और तीसरा खंड इनका था बसेरे से दूर। बसेरे से दूर आत्मकथा कब प्रकाशित हुई? 1978। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, 1985 में प्रकाशित हुआ। और पूरे को मिला के क्या कहते हैं? स्मृति यात्रा यज्ञ। बहुत इम्पोर्टेंट है, इन चारों को याद कर लीजिए। इसके बाद दलित लेखकों में मोहनदास नेमिष राय ने जो आत्मकथा लिखी है, उसका नाम क्या है? अपने अपने पिंजरे। क्या नाम है? अपने अपने पिंजरे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम लिखा था, दिया था, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, बताया था ना। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। इस प्रकार की कविता बोला थे। तो वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आ गए हैं, उनकी आत्मकथा के बारे में जानते हैं। आत्मकथा का नाम है जूठन। बहुत ज़्यादा चर्चित थी। क्या नाम है? जूठन। जूठन आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कैसे लेखक हैं? दलित लेखक हैं। इसके बाद आइए एक और बहुत इम्पोर्टेंट, तस्लीमा नरसीन। तस्लीमा नरसीन की आत्मकथा 7 खंडों में प्रकाशित हुई। कितने में? 7 खंडों में। कि सातों खंडों के नाम बताएं, तो नाम मैं बताता हूँ, आप तो नहीं जानते होंगे, हम बताते हैं। मेरे बचपन के दिन, पहला खंड। दूसरा उत्ताल हवा। तीसरा 2 खंड है। चौथा बे अंधेरे दिन। पाँचवा मुझे घर ले चलो। छठवां
नहीं कहीं कुछ भी नहीं। और सातवां निर्वासन। कितने खंड? 7 खंड। किसके? तस्लीमा नरसिन की आत्मकथा के। अच्छा बताइए, कुछ नहीं किसकी है? नहीं कहीं कुछ नहीं, तस्लीमा नरसिन की है। कब प्रकाशित हुई? 2013 में। और निर्वासन किसकी है? तस्लीमा नरसिन की है। कब प्रकाशित हुई? 2017 में। इसी प्रकार और भी आत्मकथाएं हैं। इसी क्रम में कुछ अन्य आत्मकथाएं लिखी गई हैं, जैसे तुलसी राम की आत्मकथा है मूर्धिया। मन्नू भंडारी की आत्मकथा लिखी गई है एक कहानी यह भी। और हरबंश राय बच्चन की तो बता ही चुके हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रमणिका गुप्ता की आपहू दरे। आपहू दरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेट जेआरएफ तो जानते ही होंगे। हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, बिल्कुल सविस्तार हम बता देंगे। और इस प्रकार से आत्मकथा के बारे में हम एक विस्तार सा वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद हम चलते हैं आगे वीडियो पर। और अभी हम एक ऐसे भी वीडियो लाएंगे जल्दी ही, जिसमें तिर्की रचनाएं ट्रैक से याद करेंगे। आत्मकथा किसकी, कौन सी आत्मकथा है, बिल्कुल ट्रैक से याद करवा देंगे। एक बार सुनिए, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, बस 4 बार वीडियो देख लीजिए, सब याद। हिंदी में सबसे आएंगे, आप ही रहोगे, बस देखते रहिए एंजॉय के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी की प्रथम जीवनी। तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो दयानंद दिग्विजय। कौन सी है? दयानंद दिग्विजय। क्या आप जानते थे इस जीवनी का? जानते थे? अच्छा, बताइए दयानंद दिग्विजय किसने लिखा है? करिए कमेंट बॉक्स में। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय है। और अगर आप जानते हैं तो इसके लेखक का नाम बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इनके लेखक का नाम बताते हैं। चलिए काउंट चालू होता है। 1 2 3 4 5। टाइम आउट। अभी किसी का आंसर नहीं आया। चलिए हम बताते हैं। दयानंद दिग्विजय को लिखा है गोपाल शर्मा ने। किसने लिखा है? गोपाल शर्मा ने। हिंदी की क्या है? प्रथम जीवनी। चलिए अब हम जीवनी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप अनुमति दें, बस 2 मिनट में आपके सामने सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको बहुत दिनों से ज़रूरत है। बस 2 मिनट। चलिए दोस्तों, आपको एक छोटा से क्वेश्चन का आंसर देना है। वह क्वेश्चन क्या है? वही आपका क्वेश्चन कि जीवनी किसे कहते हैं। आप बिल्कुल सरल शब्दों में बताएं, जीवनी किसे कहते हैं। जीवनी आया कुछ समझ में? नहीं आया? चलो हम बताते हैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्द। जीवनी मतलब 3-4 बार अगर जीवनी 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 बोलोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि जीवन के बारे में कुछ बोला। बस सही पकड़े, बिल्कुल सही, सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में। थोड़ा और प्रयास करिए और परिभाषा बताइए। बिल्कुल, हाँ, यही 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 यही, बस पहुंच गए आप, सही बोले हो। देखो, जीवनी मतलब जीवन के बारे में। जीवनी जीवन के बारे में। जीवन के बारे में किसके जीवन के बारे में? अपने जीवन के बारे में नहीं। अपने जीवन के बारे में लिखोगे तो हो गई आत्मकथा। और अपने पड़ोसी के जीवन के बारे में लिखोगे तो जीवनी। मतलब पड़ोसी मतलब पैसा मत लेना, पड़ोसी मतलब दूसरे के बारे में।
अपने जीवन को छोड़ के दूसरे के जीवन के बारे में लिखोगे आप, तो वो क्या है? जीवनी। सरल शब्दों में यही परिभाषा। चलिए देखते हैं हम एक अच्छी परिभाषा जीवनी के बारे में। किसी भी महान व्यक्ति का संपूर्ण विवरण, क्रमशः महत्वपूर्ण घटनाएं आदि किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। समझ में आया? जीवनी का लेखन 19वीं सदी में हुआ। सर्वप्रथम जीवनी किसने लिखी? ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा है। तो बाबू कार्ति प्रसाद खत्री थे। उन्होंने 1893 में मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। किसका लिखा? मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। इसके बाद भारतीय युग में जीवनी लिखने की होड़ लग गई। होड़ मतलब जानते हो? लाइन लग गई है। ये लिखने लगे, फिर दूसरे लिखने लगे, तीसरे लिखने लगे। तो भारतीय युग में भारतेंद्र जी ने ही बहुत सी जीवनी लिखी जिसको हम बताते हैं। भारतेंद्र जी ने, भारतेंद्र मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी जीवनी लिखी उसके बारे में। तो कालिदास नंबर 1, नंबर 2 रामानुजन, नंबर 3 जयदेव, नंबर 4 सूरदास, नंबर 5 शंकराचार्य, नंबर 6 वल्लभाचार्य। 6 जीवनी लिखी। किसने लिखी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन सी? कालिदास नाम से लिखी, रामानुजन नाम से लिखी, जयदेव नाम से लिखी, सूरदास नाम से लिखी, शंकराचार्य नाम से लिखी और वल्लभाचार्य नाम से लिखी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य। नाम सुने होंगे आप। हाँ, तो वल्लभाचार्य के बारे में 4 शब्द लिखें कमेंट बॉक्स में। फिर इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कई महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ लिखी। ऐसा ही नहीं, यह क्रम आगे चलता रहा और महावीर मतलब प्रसाद द्विवेदी तो द्विवेदी युग में आएंगे। उनसे पहले छायावाद में भी जीवनी लेखन हुआ। छायावाद में जीवनी लेखन तो आप जानते हो कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभकार थे। 4 स्तंभकार हुए छायावाद के। पहले महादेवी वर्मा मान लीजिए, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मान लीजिए, तीसरे सुमित्रानंदन पंत मान लीजिए, चौथी आप बताना है कि चौथी कौन है। चलो हम हिंट दे देते हैं। चौथी छायावाद के प्रवर्तक वो हैं इन्होंने कामायनी की रचना की। कामायनी, हाँ, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धा सर्ग। तो कामायनी की रचना किसने की? चलो हम ही बता देते हैं। वैसे आप भी सही बता रहे हैं। कामायनी की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अरे नहीं भाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है। पंत, निराला, महादेवी वर्मा और अपने जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभकार हैं। तो छायावाद युग में भी जीवनी लेखन हुआ। इतना ही नहीं, बहुत से लेखकों ने जीवनी लिखा। तो कुछ लेखकों की हम जीवनी बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें आप पैसे याद कर लेना। जैसे राम नरेश त्रिपाठी का नाम सुना ही होगा। उन्होंने जो जीवनी लिखी उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसने लिखा? राम नरेश त्रिपाठी। संपूर्णानंद ने लिखा सम्राट हर्षवर्धन। और चंद्रशेखर पाठक ने जीवनी लिखा राणा प्रताप सिंह। चंद्रशेखर पाठक ने कौन सी जीवनी लिखी? राणा प्रताप सिंह। प्रेमचंद ने जीवनी लिखी दुर्गादास। प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? दुर्गादास। दुर्गादास किसने लिखा? प्रेमचंद ने। और भदंत आनंद ने लिखा है कौशल्यायन।
और यदुनाथ सरकार ने लिखा है शिवाजी की जीवनी। यदुनाथ सरकार बहुत ही अच्छे इतिहास लेखक हैं, उनकी जीवनी जरूर पढ़ो अगर मौका मिले। और यदुनाथ सरकार ने क्या लिखा है, शिवाजी की जीवनी। शिवाजी के बारे में भूषण कवि को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। भूषण ने लिखा है शिवाजी के बारे में। सिपाही हाथ माला रखी, उस कविता को हम अभी बताते हैं क्या लिखा है। दाबा में दंड पर, चीता में दो झंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। इसके बाद महात्मा गांधी की जीवनी कई लोगों ने लिखी, जैसे घनश्याम दास बिरला ने लिखी बापू। घनश्याम दास बिरला ने जो जीवनी लिखी उसका नाम क्या था, बापू। किसके जीवन पे लिखी, महात्मा गांधी। काका कालेकर ने लिखी है बापू की झांकियाँ। सुमंगल प्रकाश ने लिखी है बापू के साथ। सुमंगल प्रकाश ने जो जीवनी लिखी उसका नाम क्या है, बापू के साथ। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है बापू के कदमों में। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखी है जीवनी, बापू के कदमों में। और जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार ने। और भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी लिखी। ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी लिखी। शिवनंदन सहाय ने हरिश्चंद्र और रामचंद्र कृष्ण दास पर जीवनी लिखी। और बउआ ने माखनलाल चतुर्वेदी पर जीवनी लिखी। इतना ही नहीं, विष्णु प्रभाकर ने 1974 में अपनी एक जीवनी लिखी, बहुत ही वो फेमस जीवनी हुई। उसका नाम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नेट JRF की सिलेबस में लगी हुई है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी, उसका नाम क्या है, आवारा मसीहा। कब लिखी, 1974। किसने लिखी, विष्णु प्रभाकर ने। किसके जीवन पर लिखी, शरद चंद्र के जीवन पर लिखी। इसी प्रकार शिव सागर में दिनकर एक सहज पुरुष नाम से जीवनी लिखी, जिसमें दिनकर के मानवीय पक्षों को उभारा गया है। इतना ही नहीं, आगे शोभाकांत जी ने बाबू जी के नाम से जीवनी लिखी। किसके लिए, नागार्जुन के जीवन पर आधारित। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन को आप तो जानते ही होंगे। बाबा नागार्जुन ने क्या लिखा, उनकी कविता हम सुनाते हैं आपको। बहुत मार्मिक कविता लिखी नागार्जुन ने, एक दो तो हम सुना के ही मानेंगे आपको। कई दिनों तक चूल्हा रोआ, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की घास। कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाए पाखें कई दिनों के बाद। क्या गजब की कविता है। आप भी बाबा नागार्जुन को अवश्य पढ़ें। नागार्जुन नागार्जुन नागार्जुन, जो मार्मिकता, जो सहजता, जो वाणी में प्रवाह में, और जो वाणी में मधुरता, कोमलता, और भी कई चमत्कारिक शब्द बाबा जी ने लिखे हैं, उनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हम आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे बाबा नागार्जुन के ऊपर, जो कि बहुत ही मस्त होगा। बस आप वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप UGC नेट वनडे एग्ज़ाम और TGT PGT KVS शिक्षक भर्ती या TET या स्टेट या फिर पूरा
किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको हिंदी की आवश्यकता है उसमें, हमारे पास कमेंट करिए। जिस प्रकार से सहायता हो सकती है हम आपके करेंगे। और आप बस धैर्य से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका युवा साथी। धन्यवाद।